नमस्कार। इस व्याख्यान में हम प्रमाप विचलन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बाद अपकरण के माप के बारे में हमने कुछ जाना था और उसमें हमने ये कहा था कि अपकरण के महत्वपूर्ण माप माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और चतुर्थक विचलन है, जिसमें माध्य विचलन के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा की और विभिन्न प्रकार के उदाहरणों की सहायता से माध्य विचलन को हल करने के विभिन्न तरीकों और सूत्रों का भी अध्ययन किया। आज इस व्याख्यान में हम प्रमाप विचलन क्या है और किस प्रकार से ये ज्ञात किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि हम इससे पूर्व के व्याख्यान की बात करते हैं तो माध्य विचलन के अंतर्गत आपने देखा था कि माध्य विचलन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। और जब माध्य विचलन ज्ञात करते हैं तो उस समय विचलन लेते समय जिस संख्या के माप से या माध्य से हम विचलन लेते हैं तो विचलन को मॉड्यूलस के अंतर्गत लिखते हैं और बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रमाप विचलन में इससे उल्टा है, अर्थात प्रमाप विचलन में हम बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ेंगे नहीं। तो यह जो प्रमाप विचलन है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण माप हो जाता है, क्योंकि यह बीजगत गणितीय चिन्हों को भी लेता है और इसका मुख्य आधार भी एक ही सांख्यिकी माप है, वो है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन, जिसको हम x बार कहते हैं। प्रमाप विचलन का प्रतीक स्मॉल सिग्मा जो ग्रीक अल्फ़ाबेट का है, इसको हम यूज़ करते हैं। अर्थात प्रमाप विचलन का सिंबल सिग्मा जो कि ग्रीक लैंग्वेज का स्मॉल लेटर है, इसका उपयोग किया जाता है। और आपको पता है, इससे पूर्व हम जान चुके हैं कि ग्रीक लैंग्वेज का कैपिटल सिग्मा जोड़ के लिए, समेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये हम पहले से ही जानते हैं और जो भी संख्या के सूत्र होते हैं उसमें लगभग सभी में समेशन का उपयोग किया जाता है, अर्थात कैपिटल सिग्मा का। तो यहाँ हम जब भी कभी बात करते हैं सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, तो ये सांख्यिकी के अंतर्गत प्रमाप विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में एसडी भी कहते हैं, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, और हिंदी में प्रमाप विचलन भी कहते हैं और मानक विचलन भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आप कहीं क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाने वाले द्वारा इसको सिग्मा भी उपयोग में ले लिया जाता है, और जब हम सूत्रों की बात करते हैं तो सूत्र में जो कैपिटल सिग्मा होता है उसको भी सिग्मा के रूप में उपयोग ले लिया जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कैपिटल सिग्मा है तो वो जोड़ के लिए उपयोग होता है, समेशन कह सकते हैं हम उसको, सम ऑफ समेशन कहें या सम ऑफ कहें, जो भी कहें एक ही बात है, यानी योग या जोड़ के लिए उपयोग लिया जाता है। लेकिन स्मॉल सिग्मा जो है वो प्रमाप विचलन या मानक विचलन के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसका एक ही मुख्य आधार है और वो है समांतर माध्य, अर्थात x बार, केवल x बार के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। यह विचलन ऐसा है जिसके अंतर्गत जब सांख्यिकी माप समांतर माध्य से x श्रेणी का विचलन लिया जाता है तो जो अंतर होता है, केवल अंतर को नहीं लिखा जाता है, उसके साथ में बीजगणितीय चिन्हों को भी लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि x बार 31 है और x 25 है, तो 25 माइनस 31 माइनस के 6, तो माइनस के 6 लिखे जाएंगे, न कि केवल 6। अर्थात ये प्लस माइनस को छोड़ता नहीं है बल्कि उसको भी इंक्लूड करता है, इसमें शामिल है। उसके बाद ये विचलनों के वर्गों के
माध्य का वर्गमूल भी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ है कि यह केवल समांतर माध्य के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है, और सबसे पहले सीरीज का समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, उसके बाद समांतर माध्य से अन्य मूल पदों का अंतर ज्ञात करके उनको बीजगणितीय चिन्हों के साथ में लिख दिया जाता है, यानी x माइनस एक्स बार किया जाता है। ये प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। और यदि हम लघु विधि की बात करेंगे तो x माइनस ए होगा, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, उनको बीजगणितीय चिन्हों के साथ में लिखा जाता है। उसके बाद में उनको वर्ग कर लिया जाता है, यानी विचलनों को, जो विचलन हमने ज्ञात किए x माइनस एक्स बार यदि प्रत्यक्ष विधि है तो, और यदि लघु विधि है तो x माइनस ए, तो जो x माइनस ए या x माइनस एक्स बार है ये d कहलाएगा, d फॉर डेविएशन, और x भी लिखते हैं इसके साथ में dx, यानी कि x श्रेणी का विचलन। तो जो विचलन होगा उस विचलन को वर्ग कर लिया जाएगा और एक अलग कॉलम बनाया जाएगा। जब भी किसी भी संख्या को हम वर्ग करते हैं तो वो प्लस की है तो भी प्लस की रहेगी, और माइनस की है तो भी वो माइनस की हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं कोई x माइनस एक्स बार संख्या आई है -3, तो -3 को -3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। इसलिए जो हमने बीजगणितीय चिन्ह इंक्लूड किए थे वो वर्ग करने पर स्वतः ही चले गए या फिर सारे ही प्लस के बन गए। तो उसके बाद जब वर्ग कर लिया जाता है तो उस वर्ग का माध्य ज्ञात किया जाता है, और माध्य का मतलब उनकी जोड़ करके n का भाग देना, पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का सबसे शॉर्ट फॉर्मूला, सबसे छोटा तरीका। तो जब हम कह रहे हैं कि विचलनों के मध्य का वर्गमूल है, अर्थात पहले विचलन एक्स बार ज्ञात किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में, और नहीं तो कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात किए जाते हैं। विचलन ज्ञात करने के बाद विचलनों का वर्ग कर लिया जाता है, और विचलनों को वर्ग करने के बाद में उसमें n का भाग दिया जाता है। तो जब n का भाग दिया जाता है, अर्थात जो जोड़ है उसमें n का भाग देते ही ये क्या हो गया, ये मध्य हो गया, अर्थात विचलनों के वर्गों का मध्य ज्ञात कर लिया। उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल दिया जाता है, अंडर रूट निकाल दिया जाता है। क्यों उसको अंडर रूट में लिखा जाता है और उसका वर्गमूल निकाला जाता है? क्यों निकाला जाता है? क्योंकि हमने विचलनों को पहले वर्ग किया है, तो मूल रूप में लाने के लिए वर्गमूल निकाल दिया जाता है, तो वो वापस उसी रूप में आ जाता है। इस कारण से वर्गमूल निकाला जाता है। इसलिए इसे ये भी कहा जाता है कि ये विचलनों के वर्गों के मध्य का वर्गमूल है। और जब हम ये कहते हैं कि विचलनों का वर्ग है और उसमें n का भाग देते हैं, तो ये वेरिएंस यानी प्रसरण, जो आप आगे पढ़ेंगे, आपके कोर्स में भी है, और इसके बाद भी कोई क्लासेस होगी आपकी इकोनॉमिक्स की, तो उसमें आप पढ़ेंगे प्रसरण, वेरिएंस। तो विचलनों के वर्ग में जब n का भाग देते हैं तो वो जो संख्या आती है, मात्रा आती है, वह प्रसरण कहलाती है। उस श्रेणी का वो प्रसरण होता है, प्रसरण यानी कि वेरिएंस होता है। और उस वेरिएंस का यदि वर्गमूल निकाल दिया जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रमाप विचलन। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रमाप विचलन बहुत महत्वपूर्ण माप है जो कि अपकरण ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और यदि हम देखें तो थ्योरेटिकली माध्य विचलन भी बहुत महत्वपूर्ण है, चतुर्थक विचलन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रमाप विचलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विस्तार, प्रसरण या दूसरे भी जितने भी माप हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली देखें, यदि हम प्रायोगिक तौर पे देखें, या कहीं पर भी जब शोध, अनुसंधान, रिसर्च की जाती है, अध्ययन किए जाते हैं, तो वहाँ पर प्रमाप विचलन को अधिक महत्व दिया जाता है। और जब भी कभी सांख्यिकी माध्य ज्ञात किया जाता है या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात किया जाता है, तो उसमें समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है। क्यों ज्ञात किया जाता है? क्योंकि समांतर माध्य किसी भी समंग श्रेणी को बराबर दो भागों में बांटता है, अर्थात एग्जैक्ट बीच की वैल्यू होती है। इसलिए ही तो जब किसी भी श्रेणी का x बार से विचलन किया जाता है तो उसका जोड़ जीरो आती है। यदि हम विचलन x बार से लेते हैं और उसकी जोड़ करते हैं तो समेशन d इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x बार जो होता है वो पूरी समंग श्रेणी का एग्जैक्ट बीच का मात्रा होती है, बीच की संख्या होती है। इसलिए तो यह
जो समांतर माध्य है किसी भी समंग श्रेणी को बराबर दो भागों में बांटती है, या फिर यूं कहिए कि बराबर एकदम केंद्र का बिंदु होता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू होने के कारण वास्तविक अध्ययनों में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में समांतर माध्य को ज्ञात किया जाता है। चूंकि प्रमाप विचलन समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है और इसमें बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए वास्तविक अध्ययनों में, वास्तविक अनुसंधानों में या प्रयोगात्मक उपयोग में सबसे अधिक प्रमाप विचलन का उपयोग किया जाता है, प्रमाप विचलन को काम में लिया जाता है। ये जो प्रमाप विचलन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका प्रतिपादन करने का श्रेय कार्ल पियर्सन को जाता है। क्योंकि कार्ल पियर्सन एक प्राणी शास्त्री थे, यानी कि वो जूलॉजिस्ट थे असली में तो, लेकिन उन्होंने जब अपने अध्ययन को जारी रखा और अनुसंधान करते गए तो उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए जिसमें देखा कि क्या इसमें गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया जा सकता है। तो बहुत सारे सूत्र और विधियां इन्होंने इजाद की। चाहे हम आगे कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बाद भी कुछ प्रोबेबल एरर की बात करें तो उसमें भी कार्ल पियर्सन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और प्रमाप विचलन का जो प्रतिपादन है और सांख्यिकी के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्ल पियर्सन को ही श्रेय जाता है। और इसकी दो मुख्य विधियां हैं। पहली विधि प्रत्यक्ष विधि है और दूसरी विधि लघु विधि है। यानी इनकी प्रमाप विचलन ज्ञात करने की दो मुख्य विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। ये कैसे ज्ञात की जाती है, क्या सूत्र है, उसके बारे में हम आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रमाप विचलन की जो दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि, इसके अंतर्गत जब हम प्रश्न को हल करते हैं तो प्रश्न किस प्रकार का दिया हुआ है, समंग श्रेणी कैसी है, बिखरी हुई है या सही ढंग से वितरित है, उसके साथ में मूल बिंदुओं के साथ में, मूल पदों के साथ में उनकी आवृत्ति दी हुई है, या वर्गांतर के साथ में आवृत्ति दी हुई है। यदि समंग श्रेणी व्यक्तिगत रूप से वितरित है तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सूत्र होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट। यानी रूट के अंतर्गत या रूट के अंदर समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। जैसा मैंने पहले बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक समंग श्रेणी है तो उस श्रेणी का सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पे लिखा हुआ है d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो डिविजन निकाल देंगे, x में से x बार को, हर x मतलब मूल पदों में से हर एक मूल पद में से x बार घटा दे जाएंगे और एक पूरा कॉलम बन जाएगा। जब वो कॉलम बनेगा तो उसकी जो जोड़ होगी उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जोड़ तो जीरो आएगी। पहले मैंने बताया कि x में से x बार घटाते हुए उसके पूरे कॉलम को जोड़ किया जाता है तो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि x बार समंग श्रेणी के एकदम बीच का बिंदु होता है, इसलिए आधे इधर और आधे इधर। ये असरानी वाली बात है जो शोले मूवी में असरानी कहता है, जो हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं और फिर आधे इधर चले जाओ, आधे इधर चले जाओ, बाकी वाले पीछे आ जाओ। तो आधे इधर चले जाते हैं, आधे इधर जाते हैं, उनके पीछे कोई नहीं बचता है। तो इसी तरह से यदि x बार से समंग श्रेणी के मूल्यों को अंतर ज्ञात किया जाता है तो वास्तविक अंतर को जोड़ प्लस माइनस किया जाए तो जीरो आएगा। ठीक, ये जो विचलन है इसको हम वर्क कर लेंगे। वर्क करने के बाद में n का भाग देकर उसमें उसका रूट निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। ये सूत्र है इसका व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि का। और यदि खंडित श्रेणी है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले x और f हमारे पास में दिए हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चूंकि प्रत्यक्ष विधि है इसलिए हमको सबसे पहले x बार ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ज्ञात करना पड़ेगा? क्योंकि हमें x बार से इस x श्रेणी का x मूल पदों का विचलन लेना, इस कारण से। तो f और x का गुणा करके उसकी जोड़ कर देंगे। फिर सूत्र होता है x बार का समेशन एफ एक्स अपॉन एन, उससे हम x बार ज्ञात कर लेंगे। फिर बाद में x के साथ में उसका अंतर ज्ञात करेंगे। उसके बाद में उसको वर्ग करेंगे, विचलन का वर्ग करने के बाद में f का उसके साथ में गुणा कर लेंगे और उसके बाद उसका जोड़ कर लेंगे। जो जोड़ होगी वो कहलाएगी समेशन एफ डी स्क्वायर
और उसमें फिर n का भाग देंगे और n का भाग देके उसका वर्गमूल निकाल देंगे। इसलिए सूत्र है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट। और इसी तरह से यदि सतत श्रेणी है तो सूत्र वही रहेगा, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन n, लेकिन इसके साथ में चीज़ क्या जुड़ गई है, खंडित श्रेणी में x और f दिया होता है और सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल के साथ में f दिया होता है, तो फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो ऐसे में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्गांतरों से हमको मध्य बिंदु निकालते हुए, मध्यमान निकालते हुए x एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा और मध्यमान को x कॉलम बनाने के बाद में x और f हमारे पास में दो साथ में हो गए, तो फिर f और x का गुणा कर लेंगे। उसके बाद की पूरी प्रोसेस जो खंडित श्रेणी में है वो की वो सेम सतत श्रेणी में भी रहेगी, लेकिन अंतर केवल इतना ही होता है कि वर्गांतरों से मध्यमान ज्ञात करते हुए x मान लेते हैं उसे हम। और इसी तरह से यदि हम बात करें लघु विधि की, तो लघु विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी है तो सबसे पहले जो सूत्र बनेगा वो होगा समेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर रूट। यानी जब लघु विधि होती है तो हमें x बार ज्ञात नहीं करना होता है, तो क्या करना होता है, हमें x श्रेणी में से या मूल पदों में से किसी एक को हम क्या करते हैं, किसी एक को जो कि बीच में हो, बीच की संख्या हो, उसे हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, a मान लेते हैं, एज्यूम मीन, और उस एज्यूम मीन से पूरी x श्रेणी का विचलन लेते हैं और उसके बाद में उसकी जोड़ कर लेते हैं। चूंकि यदि कल्पित माध्य और समांतर माध्य एक हुआ तो जीरो आएगी, अन्यथा ये जीरो नहीं आएगी। और ज़्यादातर जब भी हम लघु विधि से ज्ञात करते हैं और कल्पित माध्य द्वारा समांतर माध्य की गणना करते हैं तो अधिकतर समय समांतर माध्य और कल्पित माध्य समान नहीं होते हैं। तो जब नहीं होते हैं इसका मतलब है डी एक्स जो होगा उसकी जोड़ भी जीरो नहीं होगी। जो ही जीरो नहीं है तो इसका मतलब है वो अब सूत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए यहाँ पे ये जोड़ दिया गया है। और उसको स्क्वायर किया, क्यों किया, क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है पहले से, लेकिन अंडर रूट है, रूट के नीचे है, इस कारण से इसको स्क्वायर कर दिया ताकि उसका रूट निकालेंगे तो वापस मूल स्थान में आ जाता है। इस कारण से इसको रूट किया गया है, स्क्वायर किया गया है। और सूत्र जो है वो आपने देखा। उसके अलावा फिर क्या करना पड़ेगा, उसका डी का जो डेविएशन है उसका वर्ग करके उसकी जोड़ कर ली जाएगी। तो वर्ग विचलनों के वर्ग की जोड़ तो यहाँ पे है, उसमें n का भाग देना, और विचलनों की जोड़ यहाँ पे उसमें n का भाग देगा और स्क्वायर करते हुए उसको वर्ग करते हुए फिर इसमें सूत्र में को हल करेंगे। जो भी उत्तर आएगा वो हमारा प्रमाप विचलन होगा। ठीक इसी तरह से यदि खंडित श्रेणी है तो क्या हो जाएगा, खंडित श्रेणी में जो सूत्र है वो का वो रहता है सेम, लेकिन इसमें f जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी में केवल x ही होता है, लेकिन खंडित श्रेणी में f भी साथ में शामिल हो जाता है। इसलिए सूत्र में भी जहाँ पे समेशन डी स्क्वायर एक्स था वहाँ पे समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स हो गया, और जहाँ पर समेशन डी एक्स था वहाँ पे समेशन एफ डी एक्स हो गया, और बाकी जैसा ऊपर है वैसा के वैसा यहाँ पे भी हो गया। वही तरीका करीब करीब। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले किसी एक जो कि बीच का मूल पद है उसको हम कल्पित माध्य मानते हुए विचलन ज्ञात कर लेंगे, और विचलन जो होगा वो कहलाएगा डी। और डी चूंकि अंतर करने के लिए हमने यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है। इन सूत्रों में कहीं पे भी आपको डी एक्स नहीं नज़र आ रहा है, यद्यपि पीछे वाले लास्ट वाले में लिखा हुआ है, नहीं लिखे तो भी चलेगा और लिखा है तो भी कोई बात नहीं, केवल हमने अंतर करने के लिए ताकि याद इजी रहे, इस कारण से हमने ये किया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या करना होगा इस खंडित श्रेणी में। सबसे पहले खंडित श्रेणी में किसी एक x को जो बीच में है उसको कल्पित माध्य मानते हुए x श्रेणी के साथ में विचलन ज्ञात करेंगे, और विचलन जो ज्ञात किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे, हम आगे कॉलम बनाएंगे। और उसके बाद वो जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, विचलन होगा, उस विचलन के को स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करने से पहले एक बार f के साथ में उसका गुणा कर लेंगे, उसकी जोड़ कर लेंगे, वो जोड़ कहलाएगी समेशन एफ डी। उसके बाद में जो ये एफ डी है इसमें एक और कॉलम बनेगा जिसमें एफ डी को
एफ डी एक्स लिख सकते हैं इसको। एफ डी एक्स को डी एक्स से गुणा करेंगे तो डी एक्स डबल हो जाएगा, इसके लिए स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए कितने कॉलम बनाने हैं? सबसे पहले कॉलम बनाना है इसका, सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो होगा x और f तो दिए होते हैं वो है ही, उसके बाद जो बनेगा वो d का बनेगा, उसके बाद में एफ डी का बनेगा, dx एफ डी एक्स, फिर एफ डी स्क्वायर एक्स, यानी 3 कॉलम बनेंगे। और इसमें लास्ट दोनों की जोड़ की जाएगी, जो एक जोड़ यहाँ लिखी जाएगी डी एक्स एफ डी एक्स की, और एफ डी स्क्वायर एक्स की जोड़ यहाँ पे लिखी जाएगी। और n समेशन f होता है खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में, समेशन f ही हमारा n होता है। और अब हम आते हैं सतत श्रेणी में। सतत श्रेणी में वही सूत्र रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, केवल एक प्रोसेस बढ़ जाएगी, और वो होगी जब वर्गांतर दिए होते हैं और f दिया होता है तो सबसे पहले वर्गांतरों से मध्यमान ज्ञात करके एक कॉलम बना दिया जाएगा और वहाँ लिख दिया जाएगा x, और उसके बाद में वही प्रोसेस जो कि खंडित श्रेणी में होती है, इस तरह से इसको हल कर लिया जाएगा। धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम कुछ प्रश्न लेके हल करेंगे। थैंक यू।